हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 6 अप्रैल और शुरू करते हैं फिल्म स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज एवेलांचो को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है? दरअसल सिक्किम के नाथुला में एक मैसिव एवेलांच आया और 7 लोगों की इसमें मौत हो गई। जो 7 टूरिस्ट थे वो बर्फ के नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई। तो ये काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। बट अब चूंकि ये एवेलांच न्यूज में है तो यूपीएससी आपसे एवेलांचा के बारे में पूछ सकती है। तो एवेलांच क्या होता है कि एक सडन रैपिड फ्लो ऑफ स्नो होता है। इसमें स्नो होता है या फिर आइस होता है या डेब्रिस होता है जो किसी माउंटेनियस स्लोप में बहुत तेज गति से वो नीचे की तरफ गिरता है, तब इसे अवलांच बोला जाता है। अब अवलांच के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हेवी स्नोफॉल। जब हेवी स्नोफॉल होता है खासकर विंटर में, तब जो ऑलरेडी जो वहां पर स्नो का डेब्रिस होता है उसमें जब नई बर्फ जमती है तो उससे उसका वेट बढ़ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। या फिर रैपिड टेम्परेचर चेंजेस के कारण भी स्नो एवलांच होता है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, तो उससे हो क्या रहा है कि इससे बहुत तेजी से जो बर्फ पिघल रही है, तो इससे बर्फ का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा लूज होते जा रहा है और वो उसके ज्यादा चांसेस होते हैं गिरने के। तीसरा है स्नो पैक कंडीशन। इसमें भी जो बर्फ का जो इनर स्ट्रक्चर होता है वो लूज हो जाता है और वो गिरने लगता है। और उसके बाद स्लोप कंडीशंस। स्लोप कंडीशंस में जब कोई स्नो का जो डेब्रिस होता है वो जब स्टीप स्लोप में होता है तब उसके गिरने के चांस रहते हैं। बट जो सबसे बड़ा फैक्टर जो रिसेंटली हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। क्योंकि अब तो जितने भी आपको स्नोई रीजन दिखेंगे, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, वहां पर टूरिज्म की वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। जैसे कि स्केटिंग की एक्टिविटीज बढ़ गई है, तो इससे उस पूरे स्नो के इकोसिस्टम में दबाव आता है और एवेलांच जैसी घटना देखने को मिलती है। अब इसको बेसिकली आप प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हमारे पास में कि हम एवेलांच को प्रिडिक्ट कर सके। बट कुछ टीम्स होती है जो मॉनिटर करती है और कंट्रोल करने की कोशिश करती है एवेलांच को। जैसे कि एक्सप्लोजिव का यूज किया जाता है। जब एक्सप्लोजिव किया जाता है तो उससे एक बैरियर बना दिया जाता है जिससे कि जो एवेलांच होता है उससे उसके खतरे कम किया जा सके। या फिर स्नो बैरियर्स बनाए जाते हैं। बड़े बड़े जो लोहे की जो जालियां होती है वो लगा दी जाती हैं, ताकि खासकर स्विट्जरलैंड में देखा जाता है ताकि एवेलांच की वजह से कोई घरों को नुकसान ना हो। और कुछ अदर सेफ्टी मेजर्स का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है कि लैंडस्लाइड और एवलांच में डिफरेंस क्या है। तो लैंडस्लाइड बेसिकली लैंड में आता है, जो जमीन में हम मास वेस्टिंग देखने को मिलते हैं। जो लैंड का कोई बड़ा सा टुकड़ा अगर ग्रेविटी कारण नीचे गिरता है तब उसे लैंडस्लाइड बोला जाता है। जबकि एवेलांच में ये एक टाइप का लैंडस्लाइड ही है, बट स्नोई रीजन्स में देखा जाता है। क्योंकि जो स्नो का जो डेब्रिस जब गिरता है तब उसे एवेलांच बोला जाता है। जो आइस होता है, जो स्नो होता है, जो डेब्रिस होता है। लैंडस्लाइड होता है सॉइल, रॉक्स, मड में। और एवेलांचा होता है स्नो और एयर में। ये होता है हैपन ऑन लैंड विद स्टीप स्लोप। ये स्नोई रीजन्स में होता है वेयर स्नो पैक्स आर वीकली हेल्ड बाय स्नो लेयर्स। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया लैंडस्लाइड और एवेलांच के बीच में। अब इसके बाद में नाथुला भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो नाथुला है ये सिक्किम का एक पास है। सिक्किम में और कौन कौन से पास है? एक तो जेलेफला, डोंगिया पास और चिवाभंजंग पास। अब ये जो नाथुला है ये 14,400 फीट की ऊंचाई पे है, अबव द सी लेवल। यहाँ पर आपको हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स मिलेगा वर्ल्ड का। और ये जो माउंटेन पास है ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे है। और यहाँ पर आपको इंडिया और चाइना के बीच में एक ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट भी देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक फैक्ट हो गए एवलांच और नाथुला को लेकर। यूपीएससी एग्जाम्स पर पूछते हैं तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस को लेकर है। अब ये जो यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस है ये 46 साल बाद हो रही है वापस। पहली ये 1977 में हुई थी अर्जेंटीना में। उसके बाद ये सेकंड यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस हो रही है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इसकी जो थीम है वो है आर वाटर शेड मूवमेंट यूनाइटिंग फॉर द वाटर। अब इसके बेसिक फैक्ट जान लेते हैं इस कॉन्फ्रेंस के। तो जो 2023 का जो यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस है वो किसने को होस्ट किया है? वो ताजिकिस्तान और नीदरलैंड ने होस्ट किया है। तो ये को होस्ट है और ये कहाँ हुआ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। अब इसका एम क्या है? तो बेसिकली जो हमारा जो SDG 6 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट 6 है, उसमें हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन और हाइजीन के लिए जो वाटर अवेलेबिलिटी है उससे इंश्योर करना। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए और कौन कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया। साथ ही साथ जो यूएन डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर एंड सैनिटेशन के प्रोसेस को भी रिव्यू किया गया। और ये जो यूएन डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर एंड सैनिटेशन इसका पीरियड है 2018 से लेकर 2028 तक। तो इसका जो मिड टर्म रिव्यू था वो इस कॉन्फ्रेंस में किया गया। जब फर्स्ट टाइम ये कॉन्फ्रेंस हुई थी तब इसमें फर्स्ट ग्लोबल एक्शन प्लान एग्जीक्यूट किया गया था, जिसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो लोगों का राइट टू हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर को फुलफिल करना पड़ेगा। इसी के बाद से लगातार एक ग्लोबल फंडिंग और एक कंसल्टेड एफर्ट देखा जा रहा है ताकि लोगों को ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पर एक फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से एक फैक्ट हमें याद रखना है, W12 प्लस ब्लूप्रिंट ये यूनेस्को का एक प्लेटफॉर्म है
जिसमें सिटी वाइज उनके प्रोफाइल और उनके प्रोग्राम्स, टेक्नोलॉजीज और पॉलिसी को रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि एक कॉमन रिपोजिटरी हो सके, डाटा हो सके, जिसमें जो सिक्योरिटी चैलेंजेस लेके कैसे स्टेप लिए जा रहे हैं और क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, उन सबका डाटा हमें इस प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है और दूसरी कंट्रीज भी एक्सेस कर सकती है। और जिस रेट से हम वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, तो 2030 तक 1.6 बिलियन जो पीपल होंगे, वो उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर का शॉर्टफॉल देखा जाएगा। 2.8 बिलियन पीपल जो होंगे वो सैनिटेशन के लिए वाटर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और जो 1.9 बिलियन पीपल होंगे उनके लिए हाइजीन के लिए जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से आप ये डाटा यूज कर सकते हो। बट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस को लेकर आ सकता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज नागरी दुबराज को लेकर है। अब ये नागरी दुबराज क्या है? ये एक राइस की वेराइटी है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और ये जो राइस है ये छत्तीसगढ़ को बिलोंग करता है। तो अगर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं नागरी दुबराज के बारे में, तो ये एक अरोमेटिक राइस है फ्रॉम छत्तीसगढ़। इसे बेसिकली हार्वेस्ट किया जाता है एक वुमेन्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, माँ दुर्गा स्व सहायता समूह, जो कि छत्तीसगढ़ के धमतरी डिस्ट्रिक्ट के नागरिक को बिलोंग करते हैं। इस ग्रुप के द्वारा इस राइस को हार्वेस्ट किया जाता है। अब इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक तो ये स्मॉल ग्रेन्स के होते हैं ये राइस, और ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट टू ईट होते हैं आफ्टर कुकिंग, और इन्हें छत्तीसगढ़ का बासमती राइस बोला जाता है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इस राइस का रेफरेंस हमें वाल्मीकि के रामायण में भी देखने को मिलता है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के ही जीरा फुल राइस को जीआई टैग मिल चुका है 2019 में। तो ये छत्तीसगढ़ का दूसरा ऐसा राइस है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। अब यूपीएससी आपसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में पूछ सकती है। तो ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है ये टैग तब दिया जाता है जब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है, एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चर, वो किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन से ओरिजिन होता हो और कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज वो पोजेस करता हो, तब उसे जीआई टैग दिया जाता है, ताकि उसका मार्केट को इंश्योर किया जा सके। और ये जो जीआई टैग है ये किस लॉ के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है? इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। अब इसको इंप्लीमेंट कौन करती है? इसे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक बॉडी है, डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अब ये जो जीआई टैग है ये 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है। तो ये बेसिक फैक्ट आपसे जीआई टैग को लेकर पूछ सकते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज ओआईसी को लेकर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। अब ये न्यूज में क्यों है? दरअसल रामनवमी पर इंडिया में कई जगह हिंसा देखने को मिली, खासकर बिहार में, बंगाल में। तो उसके बाद से जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन है इसने एक बयान जारी करा, और इस बयान में इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया। इसके बाद में जो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके स्पोक पर्सन ने इस ओआईसी के कमेंट को खारिज किया, और ओआईसी के स्टेटमेंट को एंटी इंडिया एजेंडा की तरफ बताने की कोशिश की गई। बट यूपीएससी आपसे ओआईसी के बारे में पूछ सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन 1969 में बनी थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेद्दा में मिलता है, सऊदी अरेबिया के जेद्दा में। अब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन बनी ही इसलिए थी क्योंकि जो 1967 में अरब देशों का इजराइल के साथ वॉर चल रहा था, तो मुस्लिम ब्रदरहुड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और फिलिस्तीन के साथ जो गलत हो रहा है उसको करेक्ट करने के लिए ये बॉडी बनाई गई थी, ताकि जो फिलिस्तीन का जो एरिया है उसे रिस्टोर किया जा सके। बट आज की तारीख में जो फिलिस्तीन है उसका 36% लैंड भी इसराइल ने कैप्चर कर लिया है। तो आप ये देख सकते हो कि ओआईसी का जो रिलेवेंस है वो कुछ भी नहीं है। पर जब ये बनी थी 1969 बॉडी, तब इसके 30 मेंबर थे, और ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब इसके जो मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं। और अभी इसमें फिलहाल 57 मेंबर स्टेट्स हैं, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। जबकि मुस्लिमों की 20% आबादी है वो इंडिया में रहती है, इसके बावजूद इंडिया इसका मेंबर नहीं है। कई बार इंडिया को समिट में बुलाया भी गया, बट पाकिस्तान इस पर ऑब्जेक्शन रेज करता रहा। पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया ओआईसी का मेंबर बने या फिर ऑब्जर्वर स्टेट बने। ओआईसी का क्लेम है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड की इकलौती कलेक्टिव वॉइस है। ओआईसी का पहला चार्टर 1972 में अडॉप्ट किया गया था, और इसकी कई बॉडीज भी जैसे काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, जनरल सेक्रेटेरिएट, इस्लामिक समिट, अल-कुद्स कमिट। तो ये बेसिक फैक्ट है ओआईसी को लेकर जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज में है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज कॉन्ड्रोस्टेरियम पर्प्यूरियम फंगस को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है? दरअसल कलकत्ता के एक 61 ईयर ओल्ड मैन में ये इन्फेक्शन देखा गया है, और ये दुनिया का ऐसा पहला केस है जब किसी व्यक्ति को कॉन्ड्रोस्टेरियम पर्प्यूरियम का जो फंगस है उसने इन्फेक्ट किया है। और ये एक टाइप का डेडली प्लांट फंगस है, अगर इसका इलाज टाइम पे नहीं हुआ तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर यूपीएससी आपसे टर्म पूछ सकता है कि कॉन्ड्रोस्टेरियम पर्प्यूरियम क्या है। तो ये एक टाइप का प्लांट फंगस है जो प्लांट्स में सिल्वर लिप डिजीज कॉज करता है, पर्टिकुलरली इन द रोज फैमिली। पर चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो डिजीज देखी जाती है वो दरअसल टेम्परेट रीजन में देखी जाती है, जहाँ का टेम्परेचर कम होता है ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। और ये मोस्टली ओल्ड स्टेम और डेडवुड्स में पाई जाती है, बट कभी कभी ये लिविंग ट्रेस में पैरासाइट्स का काम करते हैं। ये डिसीज एक प्रोग्रेसिव है, और ये एयरबोर्न स्पोर्ट से भी स्प्रेड होती है। अब जैसे से जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस वजह से ये जो डिजीज है ये ट्रॉपिकल रीजन्स में भी देखने को मिल रही है।
इस वजह से इंडिया में भी इस डिजीज का आना हमारे लिए चिंता का कारण बन सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें एक तो रिकरिंग कॉफ आता है, वॉइस में हॉर्सनेस आ जाती है, कुछ भी निगलने में दिक्कत आती है, एक सोर थ्रोट और फटीग देखा जाता है, और इसकी वजह से हमारा जो एयरवेज होता है वो ब्लॉक हो जाता है, और अगर इससे टाइमली अगर डायग्नोस नहीं किया, ट्रीट नहीं किया, तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो हमें बेसिकली बस ये टर्म याद रखना है कि कॉन्ड्रोस्टेरियम पर्प्यूरियम एक प्लांट डिजीज है, प्लांट फंगस है जो प्लांट्स में डिजीज कॉज करता है, सिल्वर लीफ, और फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में ये पहला केस है जब किसी इंसान को इसने इन्फेक्ट किया हो। तो इस वजह से ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2020 के प्रीलिम्स से पूछा था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन स्टेट फॉर 6 months इवन इफ ही और शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ दैट स्टेट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हमारे देश में जो 18 साल के लोग होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार होता है, बट आप एमएलए तभी बन सकते हो जब आपकी एज 25 हो, तभी आप मिनिस्टर बन सकते हो 6 महीने के लिए, अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ना भी हुए तो भी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अ पर्सन convicted of a criminal offense and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। परमानेंटली आप उसको इलेक्शन लड़ने से रोक नहीं सकते, 6 साल का पीरियड होता है, उसके बाद वो व्यक्ति जो कन्विक्ट हुआ है वो वापस से इलेक्शन लड़ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नाइदर वन नॉर टू। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।